हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल संडे को मैं अनुभव का टेस्ट देने चला गया था, तो टाइम नहीं मिला, इस कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो कल वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। आप में से भी कई लोगों ने अनुभव का टेस्ट दिया होगा, तो कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका टेस्ट, जीएस और सीसेट दोनों का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है। जिसने भी भारत के विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसको तो पता ही होगा कि रेडक्लिफ समिति है वो किस लिए बनी थी। यहाँ पर सी ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेडक्लिफ समिति या रेडक्लिफ आयोग या सीमा आयोग इसे बोला जाता है। इसका गठन 1947 में हुआ था और यह जो रेडक्लिफ आयोग था यह 5 सदस्यीय आयोग था। इसमें 2 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, 2 आईएनसी कांग्रेस के सदस्य और 1 सिरिल रेडक्लिफ स्वयं थे। रेडक्लिफ समिति है, इसने अपना विभाजन प्रस्तुत किया था 9 अगस्त 1947 को। उन्होंने नक्शा ला के रख दिया कि यह है जो भारत है और जो बच गया बाकी वाला पीछे वाला वो पाकिस्तान है। यह उन्होंने 9 अगस्त को प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन नई सीमाओं की घोषणा कब हुई? माउंटबेटन ने यह घोषणा 17 अगस्त 1947 को की। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जबकि नई सीमाओं की घोषणा हुई थी 17 अगस्त 1947 को। जो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, उसका नाम भी क्या है? रेडक्लिफ सीमा, क्योंकि इसे रेडक्लिफ आयोग ने बनाया था। रेडक्लिफ सीमा तो हमने पढ़ लिया। इसके साथ ही 2-3 और सीमाओं के नाम आते हैं। कौन सी? एक आती है आपकी जॉनसन लाइन, एक मैकडोनाल्ड लाइन, एक मैकमोहन लाइन, एलओसी, एलएसी। ये क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसमें भी भारत में कई बाउंड्री है, कई आयोग बने पहले उसके नाम पर। जैसे एक है मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन है, ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर चीन और भारत के बीच सीमा रेखा है, जिसमें मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताती है, जो कि वास्तव में है। लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है भारत चीन के बीच। 1914 शिमला सम्मेलन के तहत इसे घोषित किया गया था। चीन इसे अस्वीकार करता है। आप मैप में देखिए, ये जो लाइन है रेड डॉट डॉट वाली, ये है मैकमोहन लाइन और इसे चाइना नहीं मानता है। यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर उनको हम देखते हैं। लद्दाख क्षेत्र में 2 लाइन आती है। एक आती है जॉनसन लाइन, यह 1865 में बनी थी। यह अक्साई चीन को लद्दाख का भाग मानती है और लद्दाख किसका पार्ट है? इंडिया का। तो अक्साई चीन को यह सीमा भारत का पार्ट बताती है। कौन? जॉनसन लाइन। जबकि जो मैकडोनाल्ड लाइन है जो 1892 में घोषित हुई थी, उसमें अक्साई चीन को चीन का भाग माना है। जो चीन है इसी दावे के आधार पर, मैकडोनाल्ड लाइन के आधार पर ही जो लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला पार्ट है उसे चीन का हिस्सा बताता है, और भारत जॉनसन लाइन के आधार पर अक्साई चीन वाले हिस्से को भारत का बताती है। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों लाइन भी नहीं है। लाइन कौन सी हुई भारत और चीन के बीच में? ये है एलएसी। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, जो कि अक्साई चीन और जो मेनलैंड लद्दाख है उसको विभाजित करती है। ये वाली लाइन यहाँ पर गलवान वैली है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला। यहाँ पर ये है सक्सगाम वैली। यह जो सक्सगाम वैली थी यह पाकिस्तान ने किसको दे दी? चीन को दे दी थी। ये एलओसी है। एलओसी किसके बीच में? एलओसी जो पीओके है और जो मेनलैंड श्रीनगर और जो मेनलैंड कश्मीर है, जो जिसका कंट्रोल भारत के पास है, उनके बीच जो सीमा रेखा है, विभाजन रेखा है, वो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों? कुछ चिंता का विषय है। चिंता का विषय यानी कि ये क्या है? नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़। और नेगेटिव के लिए जो नेगेटिव पॉइंट होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए जो नेगेटिव होगा वह सही होगा, और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट होगा नेगेटिव एस्पेक्ट का, वो गलत होगा। यहाँ पर यदि कोई पॉजिटिव विषय होता तो उसके पॉजिटिव पॉइंट सही होते और नेगेटिव पॉइंट गलत होते। आप समझ रहे होंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो पहला पॉइंट है, जो ज्वालामंदक है पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, यानी कि वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, वे आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाता है इसलिए सही, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा पॉइंट है, वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। यह भी एकदम नेगेटिव पॉइंट है कि जो ज्वालामंदक है वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं और उनमें विषाक्तता बढ़ा सकते हैं। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों सही।
इसलिए आंसर हो जाता है सी। अब ज्वालामंदक क्या होता है उसे हम देखते हैं। ज्वालामंदक ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें मिलाने पर किसी पदार्थ की आग पकड़ने की क्षमता कम हो जाए। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उनमें इजीली आग ना पकड़े, इसलिए इन ज्वालामंदकों का यूज किया जाता है। ज्वालामंदक कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के रूप में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फास्फोरस हो गया। जो आवर्त सारणी में जो हेलोजन समूह वाले जो तत्व है वे मेनली ज्वालामंदक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता का मतलब होता है हाइबरनेशन इंग्लिश में। इसको हम अच्छे से समझते हैं हाइबरनेशन होता क्या है। यहाँ पर 3 वर्ड है, एक है हाइबरनेशन, एक है ब्रूमेशन और एक है टोरपोर। इन तीनों वर्ड को अच्छे से समझते हैं, यूपीसी के हिसाब से एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइबरनेशन से क्या तात्पर्य है कि केवल स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो गर्म रक्त वाले होते हैं। गर्म रक्त से क्या तात्पर्य है कि ये जीव जब ठंडे या गर्म स्थान पर जाते हैं तो अपना टेम्परेचर बॉडी का एक समान बनाए रखते हैं। जैसे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है के आसपास रहता है, तो ये टेम्परेचर हमारा चाहे ठंड में चले जाए चाहे गर्मी में चले जाए, ये टेम्परेचर बॉडी का रहेगा हमेशा। तो वे जीव होते हैं गर्म रक्त वाले, और ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं जिनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर बाहर ठंड है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, यानी खून ठंडा हो जाएगा। और यदि बाहर गर्मी है तो वे अपने खून को भी गर्म कर लेते हैं। वे होते हैं ठंडे खून वाले एनिमल। तो यहाँ पर है स्तनधारी वे जीव होते हैं जो गर्म रक्त वाले होते हैं और जिनके शरीर पर फर या बाल होते हैं। हाइबरनेशन ठंड के मौसम में जीवों के जीवित रहने का एक तरीका है जिससे वे भोजन खोजने की जरूरत के बिना ही बच सकते हैं। साधारण शब्दों में हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन है कि कोई जीव है वो अपनी जो चयापचय की गतिविधियां हैं, मेटाबॉलिज्म, उस गतिविधि को स्थिर कर देता है, रोक लेता है, ताकि वह कम ऊर्जा का यूज करे और कम से कम ऊर्जा में अधिक दिन तक जीवित रह सके। जैसे ठंड के अंदर जो भालू वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। वो वहाँ पर उस समय ना तो चलते फिरते हैं ना खाना खाते हैं, वो जो अपने अंदर संचित कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का यूज करते हैं और उसी के माध्यम से वो जीवित रहते हैं। वे जीव होते हैं हाइबरनेशन वाले, और ये प्रक्रिया हाइबरनेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वे अपने शरीर को गति को धीमा कर लेते हैं, शरीर का तापमान कम हो जाता है, उनकी सांसें धीमी हो जाती है और उनका दिल भी धीमे धड़कता है। और गतिविधियां शरीर की धीमी होने से जो शरीर को एनर्जी कम चाहिए और ये एनर्जी का संचय करते हैं। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ठंडे इलाकों के अंदर, तब जीव को शिकार करना बाहर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तब वे इस मोड में चले जाते हैं। दूसरा है ब्रूमेशन। ब्रूमेशन है कि ये होते हैं ठंडे रक्त वाले जीवों में ही होती है ब्रूमेशन, मतलब हाइबरनेशन का ही पार्ट है ब्रूमेशन। बस इनको विभाजित कर दिया ब्लड के टाइप के आधार पर कि जो गर्म रक्त वाले जानवर हो गए उनमें होगा हाइबरनेशन, और जो सेम चीज ठंडे रक्त वाले जीव होती है उसे ब्रूमेशन बोल दिया। बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ये जीव सरीसृप और उभयचर होते हैं। इनके शरीर पर फर या पंख नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, छिपकलियां, सांप और कछुए ये होते हैं जो सरीसृप और उभयचर वो होते हैं, वो ब्रूमेशन करते हैं। ब्रूमेशन के दौरान इन जानवरों का शरीर धीमा हो जाता है और वे हफ्तों या महीनों तक बिल्कुल नहीं हिलते, खाते पीते, मलमूत्र नहीं त्यागते। सेम हाइबरनेशन वाली चीज़ होगी। लेकिन इनके अंदर जो चयापचय गतिविधियां हैं वो थोड़ी बहुत संचालित होती हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो जो हाइबरनेशन वाले जीव हैं उनमें से अधिक मेटाबॉलिज्म किसमें होता है? ब्रूमेशन वाले जीवों में होता है। और टॉरपोर क्या है? ये सेम ही गतिविधि, ये हाइबरनेशन और ब्रूमेशन है, ये कई हफ्तों या महीनों तक होते हैं। लेकिन यदि कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर ये गतिविधि हो जिसमें चयापचय या मेटाबॉलिज्म की गतिविधि धीमी पड़ जाए, उसे टॉरपोर बोल देंगे। ये ब्रूमेशन और हाइबरनेशन में अंतर हो गया। ब्रूमेशन ठंडे खून वाले एनिमल्स में होता है, गर्म खून वाले एनिमल्स में हाइबरनेशन होता है। कम चलते व कम खाते हैं, पूरी नींद में नहीं जाते और ये पूरी निद्रा में चले जाते हैं हाइबरनेशन वाले जीव। ब्रूमेशन होता है सरीसृप और उभयचरों में होता है, और हेजहॉग्स, मेंढक, गिलहरी, मरमोट्स में, घोंघा में हाइबरनेशन होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हाइबरनेशन वाले जीव हो गए, और ये यहाँ पर ब्रूमेशन वाले जो जीव रेप्टाइल्स और जो उभयचर हो गए। चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा गया है शीत निष्क्रियता की परिघटना किन किन में होती है? तो ये तीनों में होती है, चमगादड़, भालू, रोडेंट, तीनों के अंदर होती है। इसका आंसर हो जाता है सी। यहाँ पर जो रोडेंट वर्ड आया है, रोडेंट किस टाइप के जीव होते हैं? जो चूहे होते हैं, चूहों की एक प्रजाति है, उसे ही रोडेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है?
इन 4 समितियों में से किस समिति में सबसे अधिक सदस्य होते हैं वह देखना है। बहुत ही आसान प्रश्न। जो संसद की जितनी भी समितियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मेंबर होते हैं वो कौन सी समिति में होते हैं, वो होते हैं प्राक्कलन समिति के अंदर। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। और ये 30 के 30 मेंबर किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और यह जो प्राक्कलनों की जांच करती है, एस्टिमेशन होते हैं जो संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं बजट के, उनकी जांच करने का काम करता है प्राक्कलन समिति। और जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों होती हैं वित्तीय समितियां। और किसी भी वित्तीय समिति के अंदर मंत्री हैं वो सदस्य नहीं होते हैं, पहली बात तो। और जो इनके अध्यक्ष होते हैं वो तीनों के अध्यक्ष लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में मेंबर होते हैं पूरे 30 और सरकारी उपक्रम समिति में होते हैं मेंबर 22, वही सेम 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनको हमने 2013 के पेपर में अच्छे से डिस्कस किया है, वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नया नाम आया है याचिका समिति, इसको थोड़ा देखते हैं। याचिका समिति है उसको जांच समिति भी बोलते हैं। इसके सदस्य और जो याचिका समिति होती है वो लोकसभा की अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा की जो जांच समिति है उसके अंदर 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा की जो जांच समिति होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं। लोकसभा की जांच समिति की स्थापना 1924 में की गई थी, जबकि राज्यसभा की जो जांच समिति उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इनके जो सदस्य होते हैं इनको नामित करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अंदर जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, वो इनके सदस्यों को चयन करते हैं। जबकि जो वित्त समितियां थी उनमें सदस्यों का चयन वोटिंग के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति में मेंबर थे 22, प्राक्कलन में 30, सरकारी उपक्रम में 22 और याचिका समिति में 15 और 10। तो आंसर हो जाता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऐड कौन करते हैं, प्लस कौन करते हैं वायुमंडल के अंदर, उनको देखना है। इनमें से कौन से ऑप्शन है? बहुत ही साधारण प्रश्न। यहाँ पर 4 घटनाएं, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जैव पदार्थों का क्षय। ज्वालामुखी क्रिया के अंदर ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसमें से कई गैसें निकलती हैं, उसमें से CO2 भी निकलती है। तो ज्वालामुखी क्रिया में CO2 ऐड होती है, जी हाँ ऐड होती है। श्वसन के दौरान हम CO2 को वापस छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं, तो ये प्लस हो गया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक घटना है जिसमें क्या करते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं पौधे CO2 को लेते हैं, इसका प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते। तो प्रकाश संश्लेषण गतिविधि के अंदर CO2 क्या है, ली है, कहाँ से? वायुमंडल से, पौधों ने। तो CO2 क्या हो गई, माइनस हो गई है। और इसमें ऐड कौन होती है? O2 ऐड होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, उसको बढ़ाता कौन है? और चौथा ऑप्शन है जैव पदार्थों का क्षय। यानी कि जब पौधे पत्तियां जब मर जाते हैं या फिर कोई जीव मर जाता है तब उसका अपघटन होता है और जो कार्बन है वह वायुमंडल में वापस चली जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा C124। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वो CO2 को लेता है और O2 छोड़ता है, इसलिए ये योगदान नहीं करता है, यानी कि बढ़ाता नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कार्बन साइकिल हो गया। यहाँ पर देखिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसमें क्या कर रहा है, CO2 पौधे ले रहे हैं और यहाँ पर इनका मृत पदार्थों का अपघटन हो रहा है। तो यहाँ पर CO2 वापस कहाँ जा रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रही है। जो श्वसन क्रिया है, एनिमल रेस्पिरेशन है, इसमें भी CO2 वातावरण में विमुक्त हो रही, बढ़ रही है। प्लांट रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसमें भी CO2 बढ़ती है। यदि आ जाए यहाँ पर पौधों का श्वसन का ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन होता कि ये वायुमंडल में CO2 को जोड़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा या ऐसे पक्षी हैं? यहाँ पहला ऑप्शन है चित्रित बलाक, दूसरा है साधारण मैना, तीसरा है काली गर्दन वाला सारस। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल 1-2 देती है जो आपको नॉर्मल इन्वायरमेंट का आसपास का पूछते हैं। और यहाँ पर मैना को हम बहुत देखते हैं अपने चारों ओर, और हमने कभी देखा होगा गांव में जब भैंसें वगैरह चल रही होती हैं तो उनके पीछे जो कई पक्षी हैं वो चलते रहते हैं। क्यों? जब उनके चलने से जब कीड़े मकोड़े मरते हैं उनको वो खाते हैं। दूसरा सही है, तो एक ऑप्शन बस एलिमिनेट होता है। फिर है चित्रित बलाक, काली गर्दन वाला सारस। तो यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी है। ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज़ सोच सकते हैं
क्या सोच सकते हैं कि जो सर्दियों में जो पक्षी आते हैं, कहाँ से, साइबेरिया से या फिर दूर ठंडे प्रदेशों से, उन पक्षियों का सही होने का चांस कम होगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आते हैं और वो कहाँ रहते हैं, आर्द्रभूमि वाले इलाकों में रहते हैं, उन्हें हम आसपास इतना जनरली देखते नहीं हैं, तो वो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो तीसरा हम इस प्रकार से काट सकते हैं, क्योंकि सारा हमें पता है ये सर्दियों में आता है। अब है चित्रित बलाक या पेंटेड स्ट्रोक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। यह भी एक टाइप का सारस ही है। अगर आपको इसके बारे में पता होता तो सारस है, तो सारस में होगा नहीं, आंसर हो जाएगा ओनली बी। थोड़ा लॉजिक कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं बस। तो चित्रित बलाक है, उसका आयुसीन स्टेटस है नियर थ्रेटन। साधारण मैना का आयुसीन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। और जो काली गर्दन वाला सारस है, इसका आयुसीन स्टेटस है नियर थ्रेटन। जो साधारण मैना है, यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, आक्रामक प्रजाति है एक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी एकदम फैक्चुअल प्रश्न है हिस्ट्री का। यहाँ पर पूछा गया है, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे। एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपने एंसेंट और मिडिवल में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर रखा है और उनके जो ऐसे वर्ड दे रखे हैं, मेहतर हो गए, पटकिल हो गए, इस प्रकार के जो वर्ड हो गए, या फिर जो प्रशासन से संबंधित वर्ड हो गए, कॉइन से संबंधित जो वर्ड हो गए, उनको आप अच्छे से देख लेना, उससे आपके ऐसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेहतर पटकिल हैं, वो ग्राम मुखिया से संबंधित है, इसका आंसर बी होता है। सैन्य अधिकारी होते थे मध्यकालीन भारत में, उनको बोलते थे मनसब। वैदिक कर्मकांड के जो विशेषज्ञ होते थे, उनको बोलते थे ऋत्विज। ये कब बोलते थे, वैदिक काल के अंदर। शिल्पी और श्रेणियों के प्रमुख को बोला जाता था प्रथम कुलिक या जेठक। फैक्चुअल प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी साहचर्य है। यहाँ पर बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या पूछा गया है, जो लाइकेन है, जो किन दो जीवों के भी सहजीवी संबंध से उत्पन्न होता है। इसका आंसर है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध होता है, उसे लाइकेन बोलते हैं। यहाँ पर शैवाल है, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और कवकों को प्रदान करते हैं, और कवक है, वो पानी व खनिज किसको, शैवाल को प्रदान करते हैं। और जो लाइकेन है, वो प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, यानी कि जहाँ पर लाइकेन होते हैं वहाँ पर प्रदूषण कम होता है, हवा स्वच्छ होती है, और जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं होते हैं। और सहजीवी संबंध होता है, उसके मेनली 4 प्रकार हैं। एक होता है पारस्परिकता, दूसरा सहभोजिता, परजीविता और प्रतिस्पर्धा। जो पारस्परिकता है, इसके अंदर दोनों जीवों को लाभ होता है, फूल और मधुमक्खी। फूल है, उस जो मधुमक्खी है, वो फूल के लिए परागण में सहायक होती है, परागण क्रिया के लिए, और जो फूल है, वो मधुमक्खी के लिए भोजन के रूप में सहायक है। तो दोनों को पॉजिटिव फायदा होता है। सहभोजिता है, उसके अंदर एक को फायदा होता है, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी जो मैना वाला एग्जाम्पल आया था, जैसे मैना क्या कर रही थी, पीछे पीछे चल रही थी भैंसों के, उसको फायदा हो रहा था, जबकि भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो एग्जाम्पल होगा सहभोजिता का। तीसरा है परजीविता का। परजीविता का यानी एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। जैसे मच्छर और इंसान का एग्जाम्पल हो गया। मच्छर इंसान का खून पीता है तो उसको फायदा होता है, इंसान को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या होता है, दोनों जीवों को नुकसान होता है। शेर और हिरण का एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं प्रश्न पर। तो इसका आंसर हो गया शैवाल और कवक। शैवाल, कवक, जीवाणु, इनको हमने 2013 के पेपर में अच्छे से डिस्कस किया था, आप वहां जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से उस सीरीज के अंदर सबको समझा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके 2013 के सारे पेपर को, 2013 के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। पुष्पा मूवी देख रखी है तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। पुष्पा में किसका व्यापार करते हैं, चंदन का। तो चंदन कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर या फिर साउथ में। और यहाँ बात करें हिमालय की, इसको काट देंगे 333, आंसर आ जाता है ए सीधा। और जो बांज और बुरुस है, इनका नाम तो आपने कम सुना होगा, लेकिन इनके इंग्लिश नाम आपने सुन रखे होंगे। बांज को बोलते हैं ओक, और जो बुरुस था उसको बोलते हैं रेडोडेंड्रॉन। यहाँ पर जो ओक और रेडोडेंड्रॉन है वो समशीतोष्ण वन है, और जबकि चंदन है वो शुष्क पर्णपाती वन है, आंध्र प्रदेश में देखा जाता है। और ये
हिमाचल उत्तराखंड के जो पहाड़ी भाग है वहाँ पर देखा जाता है। जो रेडोडेंड्रॉन का जो फूल है वो हिमाचल का राज्य पुष्प भी है, राज्य पुष्प है। बहुत ही साधारण प्रश्न था, इसका आंसर ए है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न भी बहुत ही साधारण है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग के द्वारा मुक्त किए जाते हैं? इस्पात उद्योग जिसमें स्टील बनाया जाता है, तो स्टील इंडस्ट्री है उसमें कोयले का यूज किया जाता है और कोयले से बहुत सारे प्रदूषक निकलते हैं, मेनली सारे निकलते ही है। तो कोयला जहाँ यूज हो रहा है, जितने भी प्रदूषक आ रहे हैं उनको हाँ कर दो, यानी कि आंसर हो जाता है डी। यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने 2013 के पेपर में कोयले वाला जब क्वेश्चन आया था उसमें कोयले से निकलने वाले सारे प्रदूषकों के बारे में डिस्कस किया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है डी। हमने जो पीछे डिस्कस कर लिया है उसको हम वापस डिस्कस इतना नहीं करेंगे क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्कशन हम कम कर पाएंगे। तो आप पीछे की वीडियो को भी देखते आइए, ज़रूर देखिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को पेपर में ही साथ में लिखते रहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 25 मई को, उससे 2 दिन पहले 23 मई और 24 मई को ये पेपर उठा के देखना बस, और कुछ मत करना। और इनके सारे आंसर को देखना जो आपने अभी बना रखे हैं। आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कितने क्वेश्चनों को देख के जाएंगे? 1200 क्वेश्चन को देख के जाएंगे। ऑलमोस्ट आप सारा सिलेबस देख के जाएंगे। आपका जो गलती होने का चांस है, जो सिली मिस्टेक होने का चांस है, यहीं पर कम हो जाएगा। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।